नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं संदीप गुप्ता और आप देख रहे हैं वेल्थ विजडम बाय संदीप। कांग्रेस ने छात्रों की गूंज शुरू की है, लेकिन जम्मू और कश्मीर का युवा एक और सवाल पूछ रहा है, क्या सिर्फ हमारी आवाज़ सुनी जाएगी या युवा न्याय के वादे ज़मीन पर भी नजर आएंगे। आज इसी पर होगी सीधी, सख्त, लेकिन पूरी तरह तथ्यों और नीति पर आधारित बात। आज का पॉडकास्ट किसी सियासी बहस से ज़्यादा एक नौजवान की कहानी है। एक तरफ जम्मू और कश्मीर में एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, एशिया का सबसे लंबा टनल्स तैयार हो रहे हैं, वंदे भारत चल रही है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज गर्व से खड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ इंजीनियर्स ऑटो चला रहे हैं, MBA मोमोज की रेहड़ी लगा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरते भरते ओवरेज हो रहे हैं, डिग्री दीवार पर टंगी है, लेकिन कैरियर की डायरेक्शन अब भी ढूंढनी पड़ रही है। एक और तस्वीर देखिए, पानी साफ नहीं है, RO खरीद लो, बिजली नहीं है, इन्वर्टर लगा लो, स्कूल कमज़ोर हैं, ट्यूशन लगा लो, हॉस्पिटल दूर हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाओ, रोज़गार नहीं, एक और कोचिंग ज्वाइन कर लो। क्या हम हर प्रॉब्लम का सलूशन अपनी जेब से खरीद रहे हैं या सिस्टम वाकई बदल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जम्मू और कश्मीर का नौजवान प्रॉमिसेस चाहता है या परफॉर्मेंस? इन्हीं सवालों के साथ हमारे बीच मौजूद हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, जो कि 2 बार कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी रही हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मेंबर रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नम्रता शर्मा जी की। मैम, आपका स्वागत है वेल्थ विजडम बाय संदीप पे। बहुत बहुत आभार संदीप जी। धन्यवाद मैम, आप यहाँ आए, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। नम्रता जी, अगर आकाश से ड्रोन के माध्यम से जम्मू कश्मीर को देखें, हाईवेज बन रहे हैं, टनल्स बन रही हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे का ब्रिज हमारे यहाँ है, रेलवेज़ कश्मीर में स्प्रेड हो रहा है, एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, सब नज़र आते हैं। लेकिन अगर किसी अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट के घर चले जाएं, वहाँ क्वालिफ़िकेशन है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपके नज़दीक असली जम्मू कश्मीर, आपकी नज़र में असली जम्मू कश्मीर कौन सा है? देखिए संदीप जी, अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ कांग्रेस कभी नहीं है। इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस, आज जो आप एक तस्वीर देख रहे हैं, उसके पीछे का सच ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का ये एक विजन था और इस इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत और उसका जो नींव पत्थर है, और मुझे लगता है तकरीबन आधा जो इंफ्रास्ट्रक्चर तक हम पहुंच चुके थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कार्यप्रस्ती के अंदर और उनकी सरपरस्ती के अंदर। लेकिन ये होता है कि प्रेडिसेसर्स आके उसको आगे बढ़ाते हैं और इस तरह से उन्हें बढ़ावा दिया जाता है। आज ठीक है, फीता काटने का मौका किसी और को दिया जा रहा है। भाजपा एडवर्टीजमेंट और फोटो ऑप्शंस का कोई मौका नहीं छोड़ती। उसके तहत क्या है कि आज भाजपा ने उस सब चीज को कैप्चर करने की कोशिश की है, जबकि कांग्रेस ने काम करके दिखाए हैं जमीनी सत्ता पे। जो भारत था, अगर हम 47 का भारत देखें जिसमें कुछ भी नहीं था, एक ऐसा भारत जिसको लूट पाट के अंग्रेज चले गए थे, तो उस भारत की जो आज हमने आधारशिला रखी थी नेहरू जी ने, और उस आधारशिला के तहत आज हम कहते तो हैं कि उसका CEO जो है वो IIM से पढ़ा है, लेकिन वो IIM IITs बनाए किसने? तो जो शिलाधार है, आर्किटेक्ट ऑफ नेहरू, आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, मॉडर्न इंडिया, ऐसे ही नहीं कहा जाता श्री नेहरू जी को। वो इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने इस विकसित भारत के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई है। दूसरा नेहरू होना बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ मुझे लगता है कि तरक्की और डेवलपमेंट के बहुत सारे पैमाने हैं। कंक्रीट के जंगल को हम डेवलपमेंट नहीं कह सकते हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी जो है, उसका इंजन जो है वो है एजुकेशन। मुझे लगता है उसके बाद हमारा हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने की ज़रूरत है। हमारे ऐसी चीज़ें जो बेसिक कम्युनिटीज़ है वो लोगों तक पहुँचे, उसकी ज़रूरत है। अब आपने
सड़कें तो बना दी, उस सड़कों पे चलाने के लिए कारें चाहिए, उस कार के लिए चलाने के लिए कार होनी जरूरी है। अब जेएनके के युवा को आपने बेरोजगार बना के घर रख दिया है, उसके लिए उस कार तक पहुंचना एक सपना बन के रह गया है। तो उस सपने को पूरा करने के लिए हम कहाँ तक कामयाब हैं? हमारा मानना ये है, कांग्रेस का मानना ये है कि आपने उस युवा को एक इंडस्ट्री, जिसको आपने कॉलेज इंडस्ट्री या आपने एक एजुकेशन इंडस्ट्री का नाम दे दिया, बहुत सारे इंजीनियर्स बना के उसको पास आउट कर रहे हैं, बहुत सारे एजुकेटेड यूथ उससे बाहर निकल रहे हैं, पर उसके बाद क्या वो अपनी रोजगार पा रहे हैं? क्या उनको संघर्ष के बिना, क्या उनको कुछ सम्मान पूर्वक कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है? क्या हम वो स्किल डेवलपमेंट जो आज के कॉम्पिटिटिव स्किल्स के साथ उसे डेवलप कर पा रहे हैं? क्या वो पैमाने को हम अचीव कर पा रहे हैं? क्या हम सिर्फ इस होड़ में कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए? अब देखिए, हाईवेज से ही खाली आप तरक्की का पैमाना नहीं नाप सकते। हाईवेज तो बहुत कम एक आम आबादी यूज करती है। हमें इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आप देखिए 5 साल से तो अगर मैं हाईवे की बात करूं, तबाही मचा रखी है जम्मू कश्मीर के अंदर। आप देख लीजिए हाईवेज के नाम पे कितना लूट खसूट उसके अंदर है। वो तो आप देखने को मिलती है कि आप एक पैच भी पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम, आई मीन टू से कि अगर आप सांबा से आगे तक का भी स्ट्रेच देख लें, कब से ये डेवलप हो रहा है? आप कब से कब एक पैच वाइज, स्ट्रेच वाइज उसे कंप्लीट करते? आपने पूरे तबाही कर दी पूरे हाईवे की। और आज कितने एक्सीडेंटल प्रोन वो हैं। आप कुंजवानी से, अगर मैं आपकी नरवाल तक की बात करूं, इतने एक्सीडेंट्स रोज होते हैं। आपने कितने आउटलेट्स दिए, इन सबको एक स्ट्रेटेजी के तहत अगर आप तैयार करते तो हम मानते कि आपने जो भी आज आप काम कर रहे हैं उसके पीछे आपका कोई बेसिक माइंडसेट है। बस बेसिक माइंडसेट ये है कि हम कैसे पब्लिक एक्सपेक्चर को, हम कैसे उसका गलत इस्तेमाल कर सकें। इन द मीन आई डायरेक्टली वांट टू से कि करप्शन का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है ये हाईवेज जो है। कई ऐसे हाईवेज देखने को मिलते हैं जहां से एक दिन की एक गाड़ी भी नहीं गुजरती, तो वो हजारों रुपए के पैसे क्यों खर्च दिए गए? अभी जिस एक्सप्रेस हाईवे को प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था, तस्वीरें नजर आई कि उस पर इतने बड़े बड़े खड्डे हो गए और अभी 3 महीने भी नहीं हुए उसको उद्घाटन हुए। तो ये जो पब्लिक का पैसा है जो इस तरह से बर्बाद हो रहा है, उसके लिए जिम्मेवारी तो लेनी होगी ना। तो हमारा ये मानना है कि आप पारदर्शिता के साथ इन सब चीजों को कीजिए। डेवलपमेंट के पैमाने बहुत हैं, लेकिन असली पैमाना यही है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी का जो फ्यूल है वो हमारा हेल्थ सेक्टर होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ आप जो कहते हो कि आपको स्ट्रक्चरल ग्रोथ जो चाहिए वो है। लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि बेरोजगार युवा जो आज हताश होकर घर बैठ गया है, उसको आप दिशाहीन ना कीजिए, उसको दिशा दीजिए कि आपकी डिग्री के बहुत मायने हैं, आपकी डिग्री बहुत वैल्यूएबल है, इसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकें। मजा तो तब आएगा ना जब जम्मू कश्मीर से पलायन रुकेगा। पलायन रुकेगा तो परिवार मजबूत होंगे, परिवार मजबूत होंगे तो जम्मू कश्मीर मजबूत होगा। अभी मुझसे पहले आप यही कह रहे थे कि बच्चे पास होना बहुत जरूरी है, तो बच्चे पास कैसे रहेंगे जब तक उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज आप जम्मू में नहीं देंगे? तो आपको, मुझे लगता है कि एक सबसे ज्यादा जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए, उसके साथ साथ आप एमएसएमई को कितना आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप टूरिज्म को सीजनल नहीं रख रहे हैं, आप हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को कितनी सपोर्ट दे रहे हैं। इन सब चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है। और ये जो भी हुकूमत होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस बेरोजगार को, युवा को रोजगार दे, उसे एक संपूर्ण ये सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए वो आगे अपना कार्यरत हो और परिवार को भी उस मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके। नहीं तो हमारा जम्मू कश्मीर तो पहले ही आपने देखा है कि ओल्ड एज होम बन के रह गया। अब चले जाइए किसी भी कॉलोनी में, क्योंकि बच्चे मजबूर है बाहर जाने को, पलायन करने को, तो माता पिता अकेले रह गए हैं। और ये तो भारत का कल्चर नहीं था, ये तो हमारा भारत नहीं था, ये तो जम्मू कश्मीर नहीं था। जम्मू कश्मीर तो वो क्लोज निटेड फैमिलीज का एक सोसाइटी थी। तो आज उस सोसाइटी के लिए बहुत हद तक ये सरकारें जिम्मेवार हैं कि आज जो बच्चे बाहर जा रहे हैं और ये जो आज कंसेप्ट हो गया कि माँ बाप यहाँ रह जाते हैं और फिर किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। जिम्मेवार कौन? पहले देश में सत्ता थी कांग्रेस की, फिर देश को चलाया बीजेपी ने, और अब 2019 से हम अपनी स्टेट की बात करें, आपने खुद कहा हमारे यहाँ से युवाओं का पलायन हो रहा है, ओल्ड एज होम्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो 2019 में यूटी आई तो बहुत सी अनाउंसमेंट्स हुई कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, यहाँ पे हम 32,000 करोड़ रुपए का पैकेज लेके आएंगे, या बहुत कुछ सपने दिखाए गए युवाओं को। और अभी पिछले 2 साल से 2024 से स्टेट में एक ऐसी सरकार है एनसी की जिसको आपकी पार्टी ने भी सपोर्ट किया हुआ है, उसके बावजूद
डिस्पाइट ऑल क्लेम्स बाय बीट नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीट पहले कांग्रेस और भाजपा या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एलजी द्वारा जो चलाई जा रही है, सभी ने क्लेम्स किए कि हम बहुत कुछ पैकेजेस ला रहे हैं ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनका पलायन रुकेगा। लेकिन अभी तक हकीकत, ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अगर हम ये मान के चलें कि आने वाले समय में कांग्रेस को मौका मिले सरकार बनाने का, कांग्रेस क्या पॉलिसीज़ लाने लगी है इन युवाओं के लिए, क्या विज़न है कि हमारे युवा जो हैं जम्मू कश्मीर में ही इनको रोज़गार मिलेगा, क्या यहाँ आईटी हब्स आएंगे, यहाँ बहुत बड़ा टूरिज़्म का पोटेंशियल है। चाहे हम पीर पंजाल बेल्ट में देखें, ये किसी स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। चाहे हम बनी में चले जाएं, बनी वाला एरिया देखें या पीर पंजाल का एरिया देखें, यहाँ आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन दीजिएगा, स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा की सीनिक ब्यूटी है। क्या कांग्रेस के पास इस तरह का कोई विज़न है, कोई कॉन्क्रीट प्लान है कि हम जम्मू कश्मीर में फुल फ्लेज सरकार बनाएं और इस तरह का हम युवाओं को रोज़गार दे सकें और डेवलपमेंट करें? ठीक है संदीप जी, आपने बहुत सारे प्रश्नों को एक साथ मेरे पे जड़ दिया है। एक एक करके मैं कोशिश करूंगी कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँ। सबसे पहला प्रश्न आपका था कि कांग्रेस का क्या विजन है और कांग्रेस की सरकार है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि प्रिंसली स्टेट को तोड़ के इस भाजपा ने यूटी बना दिया, और वो भी टूटी फूटी यूटी। मैं हमेशा से कहती हूँ कि यूटी भी आपने ऐसी बना दिया जहाँ एक ऐसी एलजी आके यहाँ पे बैठ गए जिन्होंने सब कुछ आउटसोर्स कर दिया। हमारी जॉब्स आउटसोर्स हो गई, हमारी लैंड आउटसोर्स हो गई, हमारे बच्चों के भविष्य बिल्कुल आपने अंधकार में कर दिया। आज गुजरात, यूपी और बाकी लोग आके यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं और हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। राइट, तो जम्मू कश्मीर की मैं आपको बात बता रही हूँ, इसको एक्सपोज करने की बात है। आज पेपर लीक से 21 बच्चे मर जाते हैं भारत के, और भारत का एजुकेशन मिनिस्टर के अंदर एक रियलाइजेशन नहीं होती, भारत के प्रधानमंत्री के अंदर एक रियलाइजेशन नहीं होती कि मेरा बच्चा मर रहा है। ये दर्द, ये पीड़ा नहीं सही जाती कि वो माँ के अंदर क्या बीत रही होगी जिसका बच्चा पेपर लीक के कारण मर गया। तो ये पीड़ा समझने की जरूरत है। सियासत में लोग कौन है? सियासत में एक आम नागरिक ही तो गया है। वो आम नागरिक इतना कठोर कैसे हो गया कि उसको आम नागरिक का दर्द समझना है? आज बेरोजगार युवा क्यों हताश हुआ घूम रहा है? आप उसे रोजगार दीजिए ना, एक उसे माइंडसेट दीजिए। अगर मेरा बच्चा बाहर जाके सीईओ बन सकता है, किसी बाहर की कंपनी का नाम रोशन कर सकता है, तो क्या वो भारत का नाम रोशन नहीं कर सकता? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज से आप ऐसी इंडस्ट्रीज को सेटअप करिए, वहां के एग्रीकल्चर ग्रोथ को ऊपर बढ़ाइए, वहां के हॉर्टिकल्चर को ऊपर बढ़ाइए, ताकि हम वहां से युवा बाहर ना निकले और उस जगह की डेवलपमेंट हो। जब वो सामूहिक होलिस्टिक जब डेवलपमेंट होगी, वही एक डेवलपमेंट है जिससे जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलेगी। तो सिर्फ तस्वीरों में सुंदर लगना नहीं है, तस्वीर तब बदलेगी जब हकीकत बदलेगी। हकीकत तब बदलेगी जब आम नागरिक का जो दिनचर्या है वो आसान हो जाएगी, उसका जो जीवन है, लाइवलीहुड है, वो आसान होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि बेसिक चीजों पे काम करें, और कांग्रेस का यही विजन है कि आम नागरिक को अच्छी लाइवलीहुड प्रोवाइड हो, हर बेसिक एमिनिटी जिसका वो हकदार है। सिर्फ हाईवेज बना दिए, अंदर की छोटी सड़कें, सिटी की सड़कें, गांव की सड़कें वो आपकी टूटी फूटी हैं, खड्डे हैं या खड्डों में सड़कें हैं, वो तो पता नहीं चल रहा। दूसरी बात ये है कि आज की जो बात, आपने बहुत अच्छा जो विषय रखा कि हमारा विजन ये है कि हम एक दिन में कुछ नहीं बदल सकते। हमें आज आप देख लीजिए भारत का रुपया कैसे गिर रहा है, पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं रही है। उस पासपोर्ट को आप खुद ही मान्यता नहीं दे रहे हैं। जब आप मान्यता नहीं दे रहे हैं तो बाहर का देश क्या मान्यता देगा? आप पहले हम कंपटीशन करते थे और हम सोचते थे कि हमारा कंपटीशन अमेरिका से है, चाइना से है, रूस से। आज हम कंपटीशन करने लगे तो पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका। तो हमारा सिर्फ मकसद ये नहीं है कि हम सवाल उठाएं। हम जब भी पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे एलओपी श्री राहुल गांधी जी जब भी आवाज उठाते हैं, उसके साथ हम उन्हें प्रपोजल भी देते हैं कि आपको अल्टरनेट ये है, इसके साथ आप ये ना करके आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये सरकार इतनी घमंडी है, इतना ईगो है, इतनी अपने आप में मस्त है कि वो राय लेने को तैयार ही नहीं है। मैं आपकी बात से ही पकड़ता हूँ, सरकार घमंडी है। कौन सी सरकार घमंडी है? सेंटर की सरकार घमंडी है या स्टेट की? स्टेट की सरकार आपके द्वारा सपोर्टेड है, और स्टेट में ही आपने अभी अपनी बात में कहा कि गांव में कहीं भी जाओ सड़कें टूटी फूटी हैं। मैम, ये तो स्टेट का मुद्दा है ना। स्टेट में हमें यहाँ तो इवन क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि हमारी स्टेट की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं जो,
उनके घर जम्मू से यहाँ से जाना हो या हाईवे से, नेशनल हाईवे से भी कहीं से कनेक्टिविटी लेके उनके घर जाना हो, तो वहाँ भी 2 सालों से सड़कें टूटी फूटी हैं, आराम से कोई व्यक्ति उनके घर तक भी नहीं पहुँच पाता। ये PWD मिनिस्टर का हाल है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा पीर पंजाल के कुछ MLAs और कश्मीर के कुछ MLAs ने ये सड़कों के, पानी के, बिजली के मुद्दे उठाए हैं। तो वो सरकार तो NC की है जो आप सपोर्ट कर रहे हो। अब आप किस सरकार की बात कर रहे हो, ये मैं जानना चाहूँगा। जी, मुझे ना आज हिपोक्रेसी पे भी हंसी आती है। आप तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं। ये प्रश्न, ये सड़कें आपने कहा 2 सालों से टूटी हैं, सरकार को तो अभी साल डेढ़ ही हुआ। नहीं मैम, सितंबर की सरकार है। मैं सितंबर में 2 साल हो जाएंगे ना। मैं आपसे वही कह रही हूँ कि अभी 1.25 साल की सरकार है। आपने जो हाल देखिए, इससे पहले जब सड़कें बनी, हमने कनेक्टिविटी दी। आज आप देखिए ना, उसी भद्रवाह, डोडा और किश्तवाड़ में आज कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हाईवेज किसने बनाए हैं? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ऐसी डेथ्स रोज ना हो? लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, बिल्कुल सड़कें बननी चाहिए। और मेरे पीर पंचाल जहाँ की आप बात कर रहे हैं, उस रजौरी पुंछ के भाई का भी उतना हक है कि उसको सड़क मिले। लेकिन मुझे लगता है कि NC सरकार में अगर कहीं कोताही है, आई एम नॉट हियर टू डिफेंड NC, आई एम अ स्पोक्सपर्सन ऑफ कांग्रेस। मैं पहले स्ट्रेट अवे आपको बता दूं, हम सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन हम सरकार का हिस्सा, हमने सपोर्ट एक्सटर्नल दी है और दैट इज अ प्रिंसिपल सपोर्ट, क्योंकि हम चाहते थे कि भाजपा जिस तरह से देश के अंदर एक विध्वंसक राजनीति कर रही है वो यहाँ ना चले, और जो एक कॉम्युनल हार्मनी को बनाने का हमने बिल्कुल उस पर हलफ उठाया है कांग्रेस ने कि हम कॉम्युनल हार्मनी को बनाएंगे और ऐसी कॉम्युनल फोर्सेस को हम डिफीट करेंगे। उसी के तहत हमने ये यहाँ पे एक समझौता किया है और मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक का यही मकसद है। अब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने आज की तो दौर कह दिया, क्या ये सड़कें 5 साल पहले उनको कनेक्टिविटी मिल चुकी थी जब यहाँ पे LG साहब का दौर था? आप मुझे नहीं, देखिए ना, पिछले 12 वर्षों से तो पूरा यहाँ पे कौन, आज भी यूटी के अंदर आपने देखा ड्यूल पावर है, एक आम नागरिक पिस रहा है। स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि LG मुझे नहीं करने देता, LG कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो जो एक आम नागरिक है वो तो फुटबॉल बना के रख दिया है आपने, कभी आप उसको स्कोर पे भेज रहे हैं, कभी आप उस पे। तो आप मुझे बताइए कि क्या स्टेट होना वापस होना इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम किसी एक को तो पकड़ सकें कि भैया तुम जिम्मेवार हो, तुमने हमें सड़क क्यों नहीं दी? तो उस जिम्मेवारी के लिए स्टेट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सबसे पहला तो मुझे आज यूटी का नागरिक होने में अपने आप में बहुत शर्म महसूस होती है, क्योंकि एज अ सिटीजन ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आई यूज्ड टू फील प्राउड कि मैं, और भारत का हिस्सा तो हम कब से थे। मैं तो भारतीय आज नहीं बनी ना, मैं तो 47 से भारतीय, मेरे पूर्वज भारतीय थे, जो मेरा बर्थ हुआ मैं तो भारतीय पैदा हुई मेरे तो। और देखिए, जो आप जिस चीज की भी कहते हैं स्टेट सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो स्टेट सब्जेक्ट तो यहाँ के राजा ने दिया था, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि हमारी जो स्टेट है, बिकॉज बाहर सराउंडेड बाय सो मेनी एनिमीज, पाकिस्तान, चाइना, और उनके कारण यहाँ ट्रीटमेंट में उस तरह कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं हो पाता। आपने अभी देखा ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस तरह से यहाँ पूरी इकोनॉमी बैठ गई, पूरे बाजार बंद हो गए। आपने कोरोना के दौरान देखा कि किस तरह से पूरी इकोनॉमी ठप हो गई। तो ये जो सब चीजें हैं, इसने सबसे ज्यादा जो नुकसान दिया है जम्मू कश्मीर को दिया है। यहाँ का युवा ये नहीं है कि कम टैलेंटेड है तो खाली सरकारी नौकरी मांगता है, वो कहता है कि मुझे एक सुरक्षित रोजगार दीजिए। आप मुझे बताइए कि अगर मैं सरकार की तरफ ना जाऊं तो क्या मैं अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूं, तो क्या आप क्रेडिट सपोर्ट मुझे देंगे? क्या बैंक सपोर्ट उस तरह से मुझे मिलेगी? क्या स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज और वैसी मुझे यहाँ वर्कफोर्स मिलेगी? तो सरकार की ये कोशिश रहनी चाहिए कि ऐसे स्टार्टअप्स जो शुरू करना चाहते हैं, जो एक मध्यम वर्ग से भी बच्चा आता है, उसको भी कैसे वो हेल्थी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। आज स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज की बात करते हैं, मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ कि आपके स्किल डेवलपमेंट प्रेजेंट जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी या जो आज की इंडस्ट्रीज का जो वहाँ जो सेटअप चाहिए उसके साथ मैच ही नहीं करता है। बिकॉज जो आप स्किल डेवलपमेंट के तहत पढ़ा रहे हैं, आप वही पढ़ा रहे हैं जो पिछला पढ़ा जा रहा था। आज बहुत एडवांस स्टेज है, तो मुझे लगता है उसके तहत आपको यू हैव टू बैलेंस द थिंग्स एंड मूव। तो सरकार आज आप दायित्व सिर्फ ये शोल्डर से अपने हटा देना कि LG साहब की जिम्मेवारी नहीं है, इससे आप मुझे बताइए ना, जब ये अभी फ्लड्स आए थे पिछले साल, किसकी जिम्मेवारी थी? क्या हमें नहीं पता कि बारिशें बढ़ती जा रही है? अभी मुंबई में तो मानसून आ गया, 3 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश है और इतनी बुरी हालत है कि लोग स्टेगनेंट हो गए एक जगह पे, बाहर निकलने के लिए भी। अब जम्मू में मानसून पहुंचने वाला है, क्या तैयारियां हैं हमारी? आप कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट, क्या आपने इतना पैसा दिया है हमारे पास? तो हम तो सिर्फ, आप आज भी कहते हैं कि हम आज भी पैसा लेने के लिए बाउल लेके जाते हैं। मुझे तो बहुत शर्म आती है। और मुझे यहाँ के जम्मू के जो भाजपा के नेता हैं
कई बार एलओपी साहब ने कहा कि केंद्र पैसा दे रहा है। केंद्र भैया किसका पैसा दे रहा है? हमारी सारी बिजली इस्तेमाल आप कर लेते हैं, हमें उसका पैसा दे दीजिए। हम तो सेल्फ रिलायंस स्टेट है, हम सेल्फ रिलायंस स्टेट हैं, हम कोई आपसे मांगने नहीं जा रहे। और हर केंद्र की सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को मजबूत करे। अब हमारी आपने इकोनॉमी को भी सारा ले लिया, हमारी इकोनॉमी को ऐसे भी ठप कर दिया, हमारे हॉर्टिकल्चर को आपने, यहाँ का सेब, यहाँ का ड्राई फ्रूट आप तो मॉर्गेज कराए यूएस जाके। पहले ही किसान मर रहा था, अब आप और मारने को तैयार हो गए। तो ये तमाम चीजों को आप अगर देखेंगे तो इसमें आपको ये नजर आएगा कि जिम्मेवारी केंद्र की। मैडम, मैं आप ही की बात को एक फिर से पकड़ूंगा। फ्लड्स की बात हो रही थी। हमारे यहाँ पे लास्ट ईयर बहुत भीषण फ्लड्स आए, कहीं से कोई पैकेज का अनाउंसमेंट हमने नहीं देखा। तवी के बनेरे हैं जो, वो महाराजा के टाइम के प्रोटेक्टेड बनेरे हैं जो शहर को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे इधर जीवल या भगवती नगर के एरिया है या हम उस साइड को चले जाएं तो वेयर हाउस और डाउनवर्ड जितने भी गांव हैं वो सारे उसी एरिया, निक्की तवी वाला एरिया सारा प्रोटेक्टेड रहता था। लास्ट ईयर फ्लड ने डैम्पन किया, उन बनेरों को तोड़ा, चीरा उन बनेरों को। किस्मत अच्छी थी, भगवान ने रोका वहीं पे, हमें मौका दिया कि वो बनेरे स्ट्रांग मजबूत बनाओ और उनको कुछ करो। आप आज भी तवी के किनारे से देखो, वो बनेरे अभी तक नहीं बने हैं। हम फ्लड के लिए ही तैयार नहीं हैं। और आपने गौर किया या नहीं, हम तो ये देख रहे हैं कि ना तो चैम्बर की तरफ से आवाज़ है, ना भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आवाज़ है, ना सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कोई आवाज़ है, ना ही कांग्रेस की तरफ से आवाज़ है। भाई इन बनेरों को प्रोटेक्ट करो, लोगों को बचाओ। हार्डली 15 दिन या 20 दिन या महीना नहीं बचा इन फ्लड्स के लिए, कहाँ तक हम तैयार हैं? आप बताइए, आपकी पार्टी की तरफ से कोई इस तरह की डिमांड आई है क्या? देखिए मैं आपको बताती हूँ, पिछले साल जो फ्लड्स आए, देखिए हमारा बदकिस्मती ये है कि हम ना डिजास्टर मैनेजमेंट में बिलीव नहीं करते हैं, हम मैनेजमेंट आफ्टर डिजास्टर में बिलीव करते हैं। तो हम जब बर्बादी हो जाती है उसके बाद हम सोचते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए। तो बर्बाद करने के बाद आप खुशहाली कहाँ से ढूंढते हैं? जरूरी है कि हमारे आम नागरिक को इतनी तकलीफ हो? आप एम्बैंकमेंट्स को आप ठीक करने की बात कहते हैं, क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास उतना बजट है? आपने कितना खजाना खाली कर दिया है? आप मुझे बताइए ना, 2014 से तो ये लोग सरकार में थे, आपने खजाने की हालत क्या की है जम्मू के? और जम्मू कश्मीर के खजाने की हालत के बाद आप जो पैकेज भी देते हैं, आप इस तरह से देते हैं जैसे आप इसको कोई दया दृष्टि दे रहे हैं। हमारा हक है, हम भारत के नागरिक हैं। आप तो कहते हैं यूटी बनाने के बाद तो हम और नागरिक हो गए, तो फिर तो हमारा और हक हो गया ना भैया आपके ऊपर। फिर तो आप स्पेशल पैकेज दीजिए जम्मू कश्मीर को। इसीलिए हम कहते थे कि स्पेशल स्टेटस की जरूरत जम्मू कश्मीर को है, क्योंकि हमारे पास वो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमारे पास अच्छी सीनरीज तो है, लेकिन उसको डेवलप करने के लिए, हमारे पास टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, सस्टेनेबल टूरिज्म को जम्मू कश्मीर में लाने के लिए हमें ऐसे टूरिस्ट हब की जरूरत है ताकि यहाँ नाइट स्टे मिल सके लोगों को, तभी तो रुकेगा। कितने होटल्स आपने देखे हैं आज भी, आप भद्रवाह, डोडा, आप पीर पंचाला, उधमपुर के पास की जगह देख लीजिए, कितनी सुंदर हमारी सीनरीज है। लेकिन इन सब के लिए एक आपको सोच चाहिए, जो सोच की कमी है। देखिए ये तो हम पे इल्जाम लगाते हैं कि कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने भैया आपको यहाँ तक लाके दिखाया। आई टोल्ड यू कि एक रॉ इंडिया को, कच्चे, जिसने मैं अपने बुजुर्गों से सुनती थी, मैंने अपने नाना जी से सुना है कि हमारा भारत एक सुई नहीं बनाता था जब आजाद हुआ, एक बाथरूम चप्पल नहीं बनाता था, हवाई चप्पल नहीं बनाता था, उसको आज आपने कहाँ तक लाके दिया? इसरो तक हमारे बच्चे पहुंचे, हमने यहाँ कितने सारे मिसाइल्स बनाए जिसकी आप आज बात करते हो। हमको आगे ले जाने की बात, ये चैलेंजेस आज के हैं। देखिए मुझे ये लगता है कि डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट नेवर स्टॉप्स। अगर आपने किसी चीज को आगे बढ़ाना है, आपको ये नहीं कहना कि पीछे क्या हुआ। अगर नेहरू जी कहते हैं कि मुझे कैसा भारत मिला और होते रहते, तो भारत आज इस हालत में नहीं होता। आप कहेंगे कि मुझे ऐसा भारत मिला था, तो भैया जो भारत मिला था एक अच्छा भारत था, जहाँ 450 का सिलेंडर था, आज 1150 का सिलेंडर है। भारत वो मिला था जहाँ पेट्रोल की कीमतें सब चीजों को बढ़ा नहीं रही थी, बिकॉज जब आप फ्यूल की कीमत बढ़ाते हो आपकी लाइवलीहुड महंगी हो जाती है, तो आपने सब कुछ बढ़ा दिया रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से। आज तो वो भारत है जहाँ पे आप पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हो और हमारी गाड़ियों का इंजन खराब कर रहे हो, लेकिन पूछेगा कौन? आप कह रहे हैं हम प्रश्न नहीं उठाते, हम सवाल उठाते हैं, हम सवाल उठाते हैं जनाब, लेकिन बहुत कम संदीप गुप्ता हैं जो इस प्रश्नों को सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएं। तो मेरा बच्चा जो बेरोजगार है, मेरे यहाँ का आज नागरिक पूछता क्यों नहीं भैया? मेरा बच्चा, आज का बच्चा जो 21 साल में कॉलेज से बाहर निकला भैया, उसके रोजगार की तैयारी हुकूमत की जिम्मेवारी थी। 2000 रोजगार का आपने मुझे विश्वास दिलाया था। तो ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड है, आज सोसाइटी इज इंटरकनेक्टेड, हर चीज एक चीज दूसरे से जुड़ी है।
फ्लड्स आएंगे, घर बर्बाद होंगे, वो बर्बादी का नजारा क्यों देखना है? उससे पहले आप फ्लड्स को ठीक करने की कोशिश कीजिए, तस्वीर बदलिए। तो मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि चेहरा बदलना नहीं है, तस्वीर बदलने की जरूरत है। मेरा मकसद है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। बिल्कुल तस्वीर बदलनी चाहिए, हालात बदलने चाहिए मैम। कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई भी हो, जनता को अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, जनता को मौके चाहिए, हमारे नौजवानों को रोज़गार चाहिए। आपने स्किल डेवलपमेंट की बात की, तो जहाँ तक मैं भारत के इतिहास की बात करूँ 47 के बाद से कांग्रेस ने बहुत से कंसेप्ट्स लाए। ITI, पॉलिटेक्निक, RCETs, जितने भी रूरल स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स थे ये कांग्रेस के दौर में हुए। कहाँ तक पहुँचे वो अलग स्टोरी है। आज उन इनिशिएटिव्स को प्रेजेंट गवर्नमेंट भी कंटिन्यू कर रही है। लेकिन जहाँ से ही आपने बताया इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात की, मेरी जानकारी में पिछले 2 साल, पौने 2 साल से कोई भी सॉलिड इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं आई है। और आपकी सपोर्टेड सरकार है यहाँ पे। आपने भी उनसे कहीं भी मैंने नहीं देखा कि असेंबली में या कहीं पे मुद्दा उठाया हो प्रेजेंट सरकार को लेके कि आप एक ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाओ ताकि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को कुछ मिले। उसके साथ ही मैं बात करना चाहूँगा यहाँ के अपने जम्मू के ट्रेडर्स के लिए। रेलवे स्टेशन कटरा चला गया, ट्रेन कश्मीर तक चलेगी। यात्री पहले यहाँ आते थे, जम्मू में रुकते थे। जम्मू की होटल इंडस्ट्री थी। रघुनाथ बाज़ार की आपने बात की, हेरिटेज बाज़ार है हमारा, लेकिन हेरिटेज बाज़ार तो तभी फलेगा जब वहाँ से बाहर से यात्री यहाँ के रुकेंगे। हम जम्मू को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 15 से 20 साल हो गए, अभी तक हमारा ये जो रिवर फ्रंट, तभी रिवर फ्रंट भी नहीं बन पा रहा। कितनी लंबी, हर एक प्रोसेस होती है ना, अब टाइम बाउंड है, टाइम बाउंड होना चाहिए। और अभी तो आपने खुद ही कहा तीसरी बार की भाजपा सरकार है, स्टेट में भी हर तरह की सरकारों का दौर देख लिया। तो हमारे एक आम नागरिक की नज़र में, मेरे जैसे एक नागरिक की नज़र में, हम लोग सैंडविच बने हुए हैं, कांग्रेस के बीच में, NC के बीच में, भाजपा के बीच में। आप मुझे बताइए कि आम नागरिक क्या करे? आम नागरिक की जिम्मेवारी है कि वही बदल सकता है। ये सारा जो आज का निज़ाम है, डेमोक्रेसी होती क्या है, उसके हाथ में बहुत बड़ी ताकत है। हमें स्पाइनलेस नहीं होना, हमें डरना नहीं है। देखिए, एक बहुत दरबार मूव का कंसेप्ट खत्म कर दिया था NG सरकार ने। जब ये दोबारा शुरू हुआ तो एक खुशी की लहर रघुनाथ बाजार के अंदर देखी गई। उन्होंने बड़ा स्वागत किया, हमने देखा कि मुख्यमंत्री का। लेकिन एक दिन जब उसका स्वागत होता है, दूसरे दिन उदासियां छा जाती हैं, क्योंकि कहीं से लताड़ पड़ जाती है। देखिए, जब डराने का कंसेप्ट आ जाएगा, जब ED, CBI और ये चीज़ें आपकी टूल बन जाएंगी, जब ऐसी संवैधानिक संस्थाएं हम उनको आप कहेंगे कि वेपनाइज कर देंगे आप विपक्षी पार्टियों के लिए, तो ये बहुत घातक है। आम नागरिक इसीलिए पिस रहा है। आम नागरिक को खड़े होना होगा। आम नागरिक का फर्ज है कि वो खड़ा हो। आपने कहा IIT कॉलेजेस, देखिए उसी से निकला हुआ जेल लगा करता था, ठीक है ना। हमने तो उसको एक होप दी थी ना कि तू IIT से पढ़ेगा तो तुझे हम जेल लगाएंगे। आज क्या है, जॉब्स हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, भर्ती में घोटाले हो जाते हैं। तो इन सबको हमने कहा, और राहुल जी का जो फोकस है वो छात्रों की गूंज के माध्यम से भी यही है। खाली हमने एजुकेशन सिस्टम पे उस पर नहीं कहा, हमने कहा कि सरकारों का फर्ज है कि वो एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम दे, उसमें बच्चों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज दे और एजुकेशन के लिए भी उनको कंसेशन दे। हमने जो कॉलेजेस को, सरकारी कॉलेजेस थे जहां हमारे बच्चे मुफ्त शिक्षा प्राप्त किया जाते थे, आज इतना अमाउंट देके जो हर बच्चे का, हर माँ बाप नहीं दे पाता, आप उसके ऊपर इतना बोझ डाल दिया है आपने कि उसके लिए शिक्षा इतनी महंगी हो गई है। या तो माँ बाप अपनी भी, देखिए आज क्या है परिस्थिति है कि माँ बाप अपने सपने मार के अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। क्या जीवन इसी का नाम है? क्या माँ बाप को हक नहीं कि जीवन जिए? बच्चे पढ़ लिख के बाहर निकलते हैं, पूरे एफर्ट्स डालते हैं कि इस डिग्री के जरिए मैं अपनी रोजगार की तलाश कर सकूं, नहीं मिलता, हताश होते हैं, फिर बाहर हाथ पांव मारते हैं, कभी गलत रास्ते पे कुछ चले जाते हैं जिनको काउंसलिंग नहीं मिल पाती, कुछ ड्रग्स की तरफ बढ़ जाते हैं, कुछ अच्छी जगह जाने के लिए बाहर निकल गए। तो अल्टीमेटली ये फोकस किसका होना चाहिए? दिस इज अ फोकस ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट के एक अच्छे कोऑर्डिनेट रिलेशंस होने चाहिए। अब बात आती है, स्टेट गवर्नमेंट का फर्ज है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे प्रोग्राम शुरू करे ताकि वहां की जो भी इंडस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करे, क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करे, स्किल डेवलपमेंट की सपोर्ट प्रोवाइड करे, ताकि बच्चा वहां से एक अच्छा नागरिक बन के निकल सके। उसके साथ साथ उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते क्योंकि पॉलिसी मेकिंग अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पॉलिसी अच्छी बनाएगी तभी तो हो पाएगा। अब तेलंगाना में हमारी सरकार है, हमने वहां पे ऐसी फैसिलिटीज दी। आपने देखा हैदराबाद में आज कितना बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है, तो ऑलरेडी है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको तब मिलती है जब आप ऐसी पॉलिसी क्रिएट करते हैं। लेकिन साउथ में अवेयरनेस है, अभी नॉर्थ इंडियंस को समझ ही नहीं आ रही, वो अभी भी इनके कॉम्युनल एजेंडे के पीछे पिस रहे हैं। आज भी हम सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। आपने योजनाएं बहुत बनाई, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन, सबसे पहला जो कांग्रेस का फोकस होगा वो होगा कि पॉलिसी जो है उसमें डेफिसिट ना रहे, इम्प्लीमेंटेशन हो, उस पे हमारा फोकस होगा, अकाउंटेबिलिटी पे हमारा फोकस होगा, टाइम बाउंड चीजों पे हमारा फोकस होगा। डेवलपमेंट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, लेकिन होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। आप अगर डेवलपमेंट के साथ साथ इंप्रूवमेंट नहीं करते, मतलब पुरानी चीजों को भी आप रिपेयर नहीं करते, दैट इज नॉट अ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ ओवरऑल, डेवलपमेंट हैज मेनी एस्पेक्ट्स। उसमें एक एस्पेक्ट है कि पुरानी चीजों की भी मरम्मत जरूरी है, जिसमें आपने फ्लड्स की बात की, तो एम्बैंकमेंट्स को ठीक करना, ये सब कुछ भी दैट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ओनली। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है तो आप मुझे बताइए ना, बहुत सारे अभी भी डिपार्टमेंट्स हैं जो एलजी के पास हैं, एलजी के बिना तो एक भी फाइल नहीं अप्रूव होती। तो एलजी साहब क्यों नहीं फ्लड्स के लिए बात करते? मुद्दा तो यही है कि आम नागरिक को चाहिए कि चेंज लाए। जवाब करिएगा, मैंने आपको टोका। कोई बात नहीं मैम। अब एक्चुअली मेन हमने शुरुआत की थी युवाओं के मुद्दों से, तो हम थोड़ा सा अपने टॉपिक से अलग भटक गए। मैं वापस लाना चाहूँगा, छात्रों पे आएंगे, क्योंकि छात्र युवा ही हैं जो आने वाले टाइम में हमारा जो तिरंगा है वो उसको और ऊंचाइयों पे ले जाने वाले हैं। युवाओं के लिए कांग्रेस ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, छात्रों की गूंज। छात्रों की गूंज जो जहाँ तक हम समझते हैं वो एक प्रोटेस्ट है, जो पेपर लीक हुए या इस तरह के कुछ भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं यहाँ पे, इसको लिंक करना चाहिए था फर्दर एक पॉलिसी से। आपकी रायगढ़ में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे एक मैनिफेस्टो में ये दिया गया था कि हम जो भी हमारे पहली नौकरी पक्की, भर्ती पक्की, 1 लाख रुपए का पैकेज हम देंगे या 5,000 को स्टार्टअप करेंगे। दैट वाज फॉर नेशनल गवर्नमेंट। अनफॉर्चुनेटली सेंटर में नहीं आ पाई कांग्रेस, लेकिन देश में ही कुछ स्टेट्स में कांग्रेस की रूलिंग है। तो क्या उसी का कुछ हिस्सा, क्या इन बीट इन कांग्रेस कर्नाटका या ओरिजिनली राजस्थान या अब तेलंगाना, इन स्टेट्स में जहाँ जहाँ कांग्रेस की प्रेजेंस है, वहाँ युवाओं के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स हैं? कुछ क्या उस मैनिफेस्टो से कोई चीज़ वहाँ इम्प्लीमेंट की गई है कि हम रोल मॉडल बने, वहाँ से हम कामयाब हैं, युवाओं की नज़र पड़े कि कांग्रेस जहाँ जहाँ रूल करती है वहाँ ये जो कहती है वो करती है, तो युवा आपके साथ जुड़ें और देश में आपकी सरकार आने के चांसेस बने? उसके बारे में आप क्या विचार करेंगे? देखिए, कांग्रेस का ये मकसद नहीं है कि हम सिर्फ लोगों को शिक्षा दें, कि लोगों को ही समझाएं कि आप कैसा चलें। कांग्रेस एक रोल मॉडल बनना चाहती है और रोल मॉडल है। कांग्रेस मानती है कि हमें बेंचमार्क स्थापित करने होंगे ताकि हम लोगों के लिए बता सकें कि किस तरह की गवर्नेंस होती है और गवर्नेंस किसे कहते हैं। हमारी जहाँ भी सरकारें हैं, हमने वहाँ ऐसे काम किए हैं। ऐसे जैसे अब तेलंगाना की बात कर रहे हो, वहाँ हमने बच्चों को एक भर्ती नीति कुछ पैसा, एक होलसम अमाउंट देने की बात की है ताकि उनको एक रोजगार सेटअप करने के लिए आगे आसानी हो सके, उनको एजुकेशन में मदद मिल सके। इसी तरह से आप बीट एनीवेयर, हमने यहाँ पे आप हमारी हिमाचल प्रदेश में सरकार है, यहाँ हमने बिल्कुल एक कोशिश की है कि हम ट्रांसपेरेंट तरीके से भर्ती को रखें, पेपर लीक ना हो सके, भर्तियों में घोटाले ना हो सके और टाइम बाउंड प्रोसेस हो। अगर कांग्रेस की सरकार आती तो हमारी बिल्कुल ये गारंटी थी कि हम अग्निवीर जैसी योजना को खत्म करके परमानेंट जो फौज होती है उसको लागू किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है ना ही भारत की सुरक्षा टेम्परेरी हाथों में हो सकती है, ना ही उस युवा की सुरक्षा और उसके घर वालों की सुरक्षा। आप जो देश के लिए शहीद हो जाता है, आप उसकी अग्निवीर जैसी योजना के तहत आप उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। अग्निवीर जैसी योजना जो एक बहुत घातक योजना है भारत के लिए, जिसको हमेशा कंडेम किया श्री राहुल गांधी, हमारे एलओपी साहब ने, और पूर्ण कांग्रेस ने उसका विरोध किया, लेकिन ये गूंगी भरी सरकार उसको सुनना नहीं चाहती थी। लेकिन हमने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम अग्निवीर जैसी योजना को बिल्कुल खास खत्म करेंगे और परमानेंट जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे फौज के अंदर, जो पहले हुआ करता था। उसके बाद आपने बात की कि पहली नौकरी पक्की, ये हमारा वादा था कि हम लर्न एंड अर्न तक पहुंचेंगे, कि खाली आपने सीख लिया और उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, उसमें स्किल डेवलपमेंट, इसी चीज़ों को हम बढ़ावा देंगे। एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को हम और स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, क्रेडिट देंगे उनको कि किस तरह से वो अपना रोजगार शुरू कर सके और अपनी लाइवलीहुड को बेटर कर सके।
अब उसके बाद हमारी जहाँ जहाँ सरकारें हैं हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और वहाँ आप देखिएगा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं होती, लेकिन जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं वहीं पेपर लीक की घटनाएं बढ़ती हैं, वहीं ये इंडस्ट्री जो पेपर लीक की है चलती है, भर्तियों में घोटाले होते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे आप कंपनीज को जो आज भी जो जम्मू कश्मीर के अंदर पेपर लेती हैं कंपनीज, आपने देखा एप्टेक थी, उसके बाद एक और कंपनी है जिसने कोर्ट के अंदर पेपर लिए, जिसने यूनिवर्सिटीज के अंदर पेपर लिए, और पेपर लीक की घटनाएं हुई, किसी भी कंप्यूटर सेंटर के अंदर वो पेपर लिया जाता था, वो कंप्यूटर सेंटर वाला इन्वॉल्व होता था, लेकिन उसके बाद भी उन्हीं कंपनीज को, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनीज हैं, उन्हीं को दोबारा से आप पेपर लेने के लिए कह देते हैं। आज भी आप देखिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, आप कहीं भी उसको चेक एंड बैलेंसेस नहीं है, आज भी आप उनको मानते ही नहीं कि उन लोगों ने पेपर लीक किया है, क्यों? और आप जो एनटीए में जिम्मेदार लोग थे जिन्होंने पेपर लीक की घटनाएं की, उसके बाद आप उनको किसी जगह का चीफ सेक्रेटरी लगा देते हैं, कहीं आप फाइनेंशियल एडवाइजर लगा देते हैं, तो आप तो पुरस्कार देते हैं जिन्होंने ऐसी मैं गिरी हुई क्या कहूँ, ऐसी मानसिकता के जो प्रतीक हैं, जिन्होंने भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया हो, उनको जब आप प्रगति और जब उन्नति देंगे तो कहाँ से आप देखिए, चेक एंड बैलेंसेस की बहुत जरूरत है सोसाइटी के अंदर। अगर ऐसा कोई ऐसा काम करता है तो दिस शुड बी कंसीडर्ड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, कि आप किसी की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, मेरे बच्चे की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार में बहुत सहूलियत है, धर्मेंद्र प्रधान बैठे हैं एक सीट पे, वो चाहते नहीं है कि मैं उस सीट को छोड़ूं। प्रधानमंत्री को स्वयं निर्णय लेना चाहिए था कि धर्मेंद्र प्रधान को सस्पेंड किया जाना चाहिए था, उसको बिल्कुल एक्सपेल कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन वो दिन नहीं। आप देखिए, इससे पहले की जो सरकारें रही, उन्होंने रोल मॉडल बन के, उनपे अगर आरोप सिर्फ लगते थे, सिद्ध भी नहीं होते थे, तब भी वो अपनी गद्दी को छोड़ देते थे, ताकि एक निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत एक आगे रिजल्ट्स निकल के आए। लेकिन आज वही लोग बने हैं, और आप आज एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे पेपर लाने में। क्या पेपर ट्रैवलिंग के दौरान लीक हो रहा है? क्या एजेंसीज लीक कर रही हैं? या पेपर जो सेट कर रहा है वो लीक कर रहा है? तो आप जब एयरफोर्स, आर्मी और नेवी का इस्तेमाल इन कामों के लिए करने लगेंगे तो सिक्योरिटी के लिए कौन करेगा? तभी तो ये जो सारा कुछ है, जो सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं, ये इसीलिए है क्योंकि आज फौज का हम मजाक उड़ा के रख दिया है। फौज इन कामों के लिए नहीं बनी है, फौज बनी है हमें सुरक्षा देने के लिए और बॉर्डर पे तैनात रहने के लिए, और उनके अपने काम है, उन्हें करने दीजिए। पेपर लीक इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, अगर ये चाहे तो ये कल पकड़ सकते हैं हुआ तो कल्प्रिट्स, बट वो इच्छा शक्ति नहीं है, दैट पॉलिटिकल विल इज नॉट देयर। मैं आपको ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये ज़रूरी है कि सरकार ही लोगों की मदद करे? अब जैसे आप अपोजिशन में हैं या आप रूलिंग स्टेट पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, एनसी को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पास बहुत सा एक्सपीरियंस, आपकी पार्टी के पास बहुत से मैच्योर पर्सन हैं जो लोगों की सहायता कर सकते हैं। सरकार बहुत सी स्कीम्स लेके आई, युवाओं को लेके मैं फिर से एक बार बात करना चाहूँगा कि सरकार बहुत सी स्कीम्स को लेके आई, जैसे आप ही की एनसी सरकार ने एक यहाँ पे फ्लैगशिप स्कीम लाई है, मिशन युवा लाई है, जिसमें 1,37,000 के लगभग जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने हैं, एंटरप्रेन्योर लाने हैं, और उसमें फोकस है कि ऑन एन एवरेज 5 लाख के लगभग जो लोग हैं वो उसका रोजगार हासिल करेंगे उन 1,37,000 एंटरप्रेन्योर्स हाउसेस के साथ। आप 1,35,000 में, आप मुझे बताइए ना मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा मैम। जो स्टेट गवर्नमेंट का, एनसी गवर्नमेंट का टारगेट है कि 1,37,000 एंटरप्रेन्योर तैयार करेंगे, और एक एंटरप्रेन्योर ऑन एन एवरेज अगर 4 भी एम्प्लॉय नहीं 1,37,000 एंटरप्रेन्योर तैयार करेंगे, और एवरेज ये कैलकुलेशन है कि 4 आगे वो एम्प्लॉय करेगा, तो इस तरह से लगभग 5 लाख के लगे। फाइनेंशियल सपोर्ट का उन्होंने रखा है 10 लाख, 0 से लेके 10 लाख की एक स्कीम है, उसके बाद और भी उनके स्कीम्स हैं। सपोर्ट जेके बैंक करेगा, उसमें कुछ कमियां भी हैं कि वाई नॉट नेशनलाइज बैंक जो हमारी स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं, तो वो नहीं है, कुछ कमी पेशी है, मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ अभी। मुद्दा ये है कि सरकार उस स्कीम को लॉन्च कर रही है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी, कांग्रेस की ही एक स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी भी चला रही है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जहाँ पे कि सर्विस सेक्टर में 20 लाख का लोन है और इंडस्ट्री सेक्टर में 50 लाख का लोन है, जहाँ पे इवन 35% तक की सब्सिडी है। कहने का भाव है कि हमारी अगर किसी विमेन एम्पावरमेंट में, स्टैंड अप इंडिया स्कीम में किसी को 20 लाख का यूनिट लगाना है, बुटीक का यूनिट लगाना है या ब्यूटी पार्लर का यूनिट लगाना है, 35% सब्सिडी का मतलब सीधा 7 लाख रुपया उसको सब्सिडी मिल रही है, वापस नहीं जाना है। लेकिन लोगों तक सरकार नहीं पहुंच पाती है या स्कीम्स नहीं पहुंच पाती है, तो क्या अपोजिशन जैसी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनका ये रोल नहीं बन जाता कि हम लोगों को इन क्रिटिसाइज तो करना है सरकार के एक्ट, लेकिन उनकी कुछ अच्छी प्रोग्राम्स भी हैं
जिसमें हम अपने नागरिकों को फ़ायदा दिलवा सकते हैं। तो उस तरह की क्या कोई मुहिम आपके यहाँ प्लान में है, आपकी पार्टी के प्लान में, देखिए, आपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरी तो पूरी कोशिश रहती है कि अपने लोगों को जैसे मदद कर सकें, अगर कोई स्कीम है उसका लाभ उन तक पहुंच सके। लेकिन आपने जो बातें की ना कि 20 लाख तक की स्कीम है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मेरी वन ऑफ माय फ्रेंड, शी वाज गोइंग थ्रू सम इकोनॉमिकल क्राइसिस, शी वांटेड टू डू अ बुटीक। तो मैंने उससे कहा कि 20 लाख का तुझे मिल जाएगा लोन, तो तू अपनी एक फाइल तैयार करवा। लेकिन उसमें इतने सारे उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने थे। सबसे पहले तो उसको मॉर्गेज करनी थी प्रॉपर्टी। अब अगर उसके पास पहले मॉर्गेज करने के लिए प्रॉपर्टी हो, क्योंकि लड़की जो है जो एक बुटीक सेटअप करना चाहती है, अगर वो उसके पास अगर ससुराल से भी सपोर्ट नहीं मिल रही है, हस्बैंड की भी सपोर्ट नहीं है, और अगर मायके की भी सपोर्ट नहीं है, कौन सी प्रॉपर्टी वो मॉर्गेज करेगी? जस्ट सो मच। देखिए इसमें आप कह तो रहे हैं कि आप किस तरह से मदद करेंगे, लेकिन सरकार ने पॉलिसी को इतना फ्लेक्सिबल नहीं बनाया है। डॉक्यूमेंट्स कम से कम लग सके और लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकें। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मिनिमम डॉक्यूमेंट्स मांगिए, ताकि क्वालिफिकेशन शुड बी द बेसिक क्राइटेरिया कि आपकी उसमें स्किल डेवलपमेंट कितनी है। अगर आप करना चाहते हैं बुटीक सेटअप, तो क्या आपने फैशन डिजाइनिंग के अंदर कुछ किया है, दैट शुड बी द बेसिक क्राइटेरिया। लेकिन उसको पीछे रख के, बिकॉज योर डिग्री विच यू होल्ड इट, जिसके लिए आपने बहुत इन्वेस्ट किया, आपके माता पिता के संपूर्ण सपने लग गए, उसकी वैल्यू सिर्फ एक कागज के टुकड़े की तो नहीं है कि आप दीवार पे टांग दो, उसकी वैल्यू भी तो होनी चाहिए ना। लेकिन उसको साइड पे रख के आप मॉर्गेज की इतनी लंबी, फिर गारंटर एक सरकारी लाना है। अब जो एक लड़की है जिसको शायद दोनों तरफ से छोड़ दिया गया है, पति ने भी छोड़ दिया है और मायके की भी सपोर्ट नहीं है, माँ बाप नहीं रहे हैं, उसके लिए आप मुझे बताइए ना, वो कहाँ से मॉर्गेज करेगी, कहाँ से 2 सरकारी गारंटर्स लाएगी? तो मुझे लगता है कि इन चीजों को लोगों के लिए, लोगों के मुताबिक मुझे लगता है बनाया जाना चाहिए। और जो डिग्री है दैट शुड बी द मेन फोकस। और यही कांग्रेस ने कहा कि हमारा जो डिग्री का मकसद है वो आपकी दीवार पे किल्ली से टंगना नहीं। जैसे सॉरी, मैं आपको आप ही की बात को सप्लीमेंट करूंगा कि जैसे आपने कहा कि मॉर्गेज रखना है या गारंटर लाना है, ये था पुराने ज़माने में होता था। अभी मैं बताता हूँ, ये भी प्रेजेंट सरकार ने, एनसी की सरकार ने स्कीम जो मिशन युवा लाई है, उसमें वो क्लियरली क्लेम करते हैं कि आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं लाना, आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके आइए हमारे पास, पेपर हम तैयार करके देंगे। इन्होंने स्मॉल बिजनेस डेस्क बनाए और बहुत ही अच्छी स्कीम है सरकार की। मेरा ये मानना है कि चाहे आपने भी सपोर्ट किया एनसी को, जहाँ अच्छी स्कीम्स हैं वहाँ हमें सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। आपने ये जो बात बताई, हो सकता है कि बार हमारी भी नॉलेज में वैसी चीज हाँ, नहीं होती है, नहीं है, इसमें मॉडिफिकेशंस हुई हैं मैम। दिस इज अ वेरी गुड स्टेप बाय एनसी गवर्नमेंट, वी मस्ट अप्रिशिएट। और इसी में लेकिन इसके लिए भी मैं चाहूंगी कि बैंक्स को भी उतना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि जो बैंक्स का माइंडसेट है वो चक्कर लगाने का ही रहता है। वही तो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि ये स्कीम्स हैं, जैसे पीएमईजीपी की भी बात करें जो सेंट्रली जो भी स्कीम है, स्कीम होती है उसको फिर बैंक का अप्रूवल जरूरी है। मैं बोल आता हूँ, ये बैंक जितने भी हैं इंडिया में, शेड्यूल्ड बैंक जितने भी हैं, दे ऑल आर गवर्नड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रेगुलेटर हैं, दे हैव टू इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। पीएमईजीपी जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, उसमें भी है, कोई स्कीम में कोई गारंटर नहीं चाहिए, कोई मॉर्गेज नहीं चाहिए, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम ऑफ इंडिया है। मेरा ये जानना आपकी, शी इज नॉट हैविंग एनी शॉप बिफोर दैट, देखिए जहाँ पे बिजनेस करना उसको, रेंट तो उसको करना है ना, रेंट डीड तो बनानी है उसको। रेंट डीड के लिए भी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी? रेंट डीड में क्या सपोर्ट करना, वो तो 2 लोगों का इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है ना। नहीं, मैं कुछ और कह रही थी कि हाँ ठीक है, मेरा ये मानना है, मैं जो आपके बहुत अच्छा है, इट्स रियली अप्रिशिएट। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूँ कि सरकार की सारी स्कीम्स जो है, क्रिटिसिज्म सब में नहीं हो सकता, कुछ अच्छी पहले कहा कि हमारा मकसद सिर्फ क्रिटिसाइज करना नहीं है, वी आर नॉट डूइंग पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स, वी आर गिविंग द रीजनेबल आंसर्स आल्सो। हम दे रहे हैं उनको प्रपोजल्स कि आप इसके, और अगर आपने ये किया है तो इसके ये प्रोस एंड कॉन्स हैं, आप इससे बेटर ये प्रपोजल है, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं इस मीडिया पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या कांग्रेस या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या उनके एक्टिविस्ट हो, क्या उनको सरकार की स्कीम्स की जानकारी रख के अपने लोगों तक नहीं पहुंचानी चाहिए? बिल्कुल, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि इन स्कीम्स को पहुंचाया जाए, और सरकारी अफसर की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो खाली एसी रूम्स में ना बैठें और पहुंचें। डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं, आपके बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं, उनको पहुंचना चाहिए लोगों पे। ये दरबार जो है ये फोटोशूट्स के लिए नहीं होने चाहिए, लोगों तक असेसिबल होने चाहिए और लोग वहाँ तक पहुँचें ना। आप
ये इसीलिए इनको नौकरी दी गई है, इनको पहुंचना चाहिए। और ये मुझे लगता है कि डीसी साहब को इसके मीटिंग को चेयर करना चाहिए और पूछना चाहिए कि महीने में आपने कितनी मीटिंग्स ली और कितने आपको ऐसे आए, और लोगों को इसके लिए मोटिवेट भी करना चाहिए कि आप अगर, क्योंकि सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती, इसका ये कांग्रेस भी मानती है। स्टार्टअप्स लगाना, अपनी इन्वेस्टमेंट एंटरप्रेन्योर बनना, अपना इन्वेस्टमेंट करना, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बन सकें, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। तो इसके लिए ऐसी स्कीम्स का स्वागत होना चाहिए और इनको पहुंचना चाहिए, लेकिन फिर भी अफसरों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जिसे उन्हें पूरा करना मैम चाहिए। क्या रहता है ना कि ऑफिसर्स के लिए तो सेट गाइडलाइंस बनी रहती हैं कि आपने ये करना है, लेकिन कई जगह क्या होता है, कहीं ऑफिसर्स भी पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते या नहीं करते, दोनों सिचुएशंस होती हैं। तो उसी के लिए हम चाहते हैं कि अपोजिशन पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो जनता को जागरूक करे। हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपसे भी कमिटमेंट चाहते हैं कि आप अपने लोगों के लिए काम करें, ताकि कांग्रेस के लिए भी एक रास्ते खुलें, लोगों को लगे कि कांग्रेस हमारे लिए काम कर रही है। मैं ये जानना चाह रहा था आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से। बिल्कुल, एक एज अ लीडर ऑफ एन अपोजिशन पार्टी है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि लोगों की जितनी जिंदगियां हों सुविधाजनक हो सके, लेकिन हमसे ज़्यादा जिम्मेवारी जो होती है वो हुकूमत की, सरकार की होती है। मैंने जैसे आपको कहा कि एनसी बेशक जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, जब तक केंद्र की सरकार पूरी तरह से वो सपोर्ट नहीं करेगी और यहाँ स्टेटहुड बहाल नहीं होगा, मुझे नहीं लगता जो चीज़ें वो करना चाहती है वो भी पूरी तरह से हो पाएंगी। सरकारी अफसर की जिम्मेवारी इसलिए ज़्यादा हो जाती है कि सरकार किसी की भी रहे, सरकार ये अफसर वही रहता है। तो सरकारें बदलती हैं लेकिन सरकारी निज़ाम वही रहता है। तो सरकारी निज़ाम की जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है कि वो आम बंदे, जो आम एक नागरिक है, उसकी ज़िंदगी कैसे सुविधाजनक हो सके, उसके लिए वो प्रतिबद्ध रहे। हमारी जिम्मेवारी तो कांग्रेस एज एन ऑपोजिशन पार्टी, आपको पता है हम सड़कों पे ये जंग लड़ रहे हैं, सड़कों से सांसद तक की जंग जारी है और वो हम लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। लेकिन मैं फिर से आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो हुकूमत में सरकार होती है, करना असली में वही है। आज तो यही समझ नहीं आता, जब मैं भी बात करती हूँ आप कहते हैं कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं, केंद्र की बात कर रहे हैं या स्टेट की कर रहे हैं, यही जो कन्फ्यूजन है। क्योंकि खत्म होना चाहिए। हाँ, क्योंकि एक लाइजर होना चाहिए दो सरकारों में, लेकिन ये फेडरल सिस्टम को बिल्कुल तबाह करने की तरफ, यही की बात नहीं है। आप देखिए, जब से केंद्र में बीजेपी सरकार आई है, ये विश्वास करती है कि सारी ताकत जो है वो केंद्र के पास होनी चाहिए और कमजोर स्टेट्स में बिलीव करती है। जबकि हम कांग्रेस एज अ पार्टी, हम चाहते थे कि हर स्टेट जो है वो बहुत मजबूत हो और वो केंद्र को सपोर्ट करे, ना कि इस तरह का निज़ाम बन जाए कि हम उनकी ताकतें खींच लें और हम अपने पास ये, तो फिर एक हियरार्की है। मतलब वही जो सिस्टम था मोनोपोली वाला, और हम मान लें कि हिटलर शाही वाला, वही है। हम मानते हैं कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है ये पहुंचनी चाहिए और अपनी अपनी स्टेट को इतने हक होने चाहिए कि वो अपने फैसले खुद ले सके और तरक्की और महबूदी की तरफ आगे बढ़ सके। मैम, इस पॉडकास्ट को अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोई भी बेरोज़गार कहीं पे भी हो, और हमारी स्टेट में भी बहुत से बेरोज़गार हैं, वो हर एक को, चाहे वो सरकार हो या अपोजिशन हो, उससे एक उम्मीद के रूप में देखता है। आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमने ये कहना चाहते हैं कि आपकी डिग्री जो है वो कागज़ का टुकड़ा नहीं है, वो बेमाने नहीं है। आप निराश मत होइए, लेकिन आप ये संकल्प लीजिए कि आप भी एक तब्दीली के में एक साथी बनेंगे हमारे, और एक तब्दीली लाएंगे ताकि हम एक अच्छे भविष्य की शुरुआत कर सकें। और बहुत मुश्किल नहीं है, आपको रियलाइज़ करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, और उसके साथ साथ आपको अवेयर होना है कि बाहर क्या क्या हो रहा है। और अगर ये जागरूकता आपके अंदर आ जाएगी तो तब्दीली आपके हाथों में है। धन्यवाद मैम। हमारी कोशिश किसी सियासी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की नहीं है। हमारा मकसद है आवाम के सवालों को जिम्मेदारी के साथ हुकूमत और अपोजिशन दोनों तक पहुंचाना। जम्मू और कश्मीर का नौजवान सिर्फ प्रॉमिसेस नहीं, परफॉर्मेंस चाहता है, सिर्फ डिग्री नहीं, डायरेक्शन चाहता है, सिर्फ स्कीम नहीं, सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटीज़ चाहता है, और सिर्फ स्पीचेस नहीं, मेजरेबल रिजल्ट्स चाहता है। अगर आपको लगता है कि ये सवाल हर सियासी पार्टी से पूछे जाने चाहिए तो इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वेल्थ विजडम बाय संदीप को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं संदीप गुप्ता, मिलते हैं एक और अवामी गुफ्तगू के साथ। खुदा हाफिज़, जय हिंद।